अब मोदी जी अगर हेलीकॉप्टर से रोड शो करते हैं, जो भक्त लोग ताली बजाते हैं, मतलब प्रदीप भाई मुझे कभी कभी लगता है कि क्या क्या कौन व्यक्ति हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया है। और मैं दोनों चीजों पे, कांग्रेस के उस पे भी एक आपका एक टिप्पणी चाहूंगा, और जो मोदी जी एपेटाइजर और अभी असली ये मेन मुद्दे को पे नहीं आना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू अवॉइड दैट, या उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रदीप भाई। आनंद भाई, ये जो आपने भी दिखाया, इमेजिन कीजिए अगर ये कहीं राहुल गांधी ने बोला होता तो आज फ्लडिंग हो गई होती सोशल मीडिया पे, कितने चीजें, कितनी मीम्स, कितने कुछ बन गए होते, सोच भी नहीं सकते हम। अब रही बात, देखिए आनंद भाई, आप तो मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे। 1998 से लेकर मैं भी लगातार लोकसभा चुनाव देख रहा हूँ। मेरे पत्रकारिता में आने के बाद सबसे पहला 1998 में हुआ था। उस बात से लेकर अब तक जो चुनाव जितने मैंने देखे हैं ना, इस चुनाव की दो खासियतें मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से। एक तो मैंने अपने जितना पत्रकारिता में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, इससे बेरंग, इससे ठंडा चुनाव कोई नहीं देखा। मेरे को कहीं चुनाव की कोई रंगत नजर नहीं आ रही, कोई लोगों में जोश नजर नहीं आ रहा। वरना पहले तो चुनाव एक फेस्टिवल की तरह होता था, चौक चौराहे पे जहां मर्जी जाओ इसी की बात होती थी। अब इस बार वो नहीं दिख रही। इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि हवा में आप कह तो रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन अंडर करंट कहीं ना कहीं जो शांत लोगों को रखे हुए ना जोश ठंडा है, वो अंडर करंट कहीं ना कहीं खिलाफ है। और ये खिलाफत का एग्जाम जो प्रूफ है वो मोदी जी खुद दे रहे हैं कि जो गली मोहल्ले के हर चुटवैये नेता को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। न सिर्फ शामिल कर रहे हैं, कुछ को टिकट दे रहे हैं, कुछ को पद भी दे रहे हैं। हर जगह से जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आएगा तो मोदी ही, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपके पास संसाधन है, आपके पास एजेंसीज है, तो इसका मतलब आपको भी ये रिपोर्ट जरूर है कि नीचे हवा आपके फेवर की नहीं है, हवा दूसरी है। क्योंकि आपने 10 साल में लोगों के बीच ऐसा डर बिठा दिया है कि कोई पब्लिकली कह नहीं पाता कि मोदी तो हार रहा है। पब्लिकली सब यही डर में कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही जीत रहा है। क्योंकि उन्हें डर है कि ना जाने कब कभी पुलिस केस हो जाए, कौन सी सीडी कौन सी सीबीआई पीछे पड़ जाए। तो एक तो ये वजह मुझे लग रहा है कि ये चुनाव में जो दिख रहा है वो है नहीं, चुनाव कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और रहा और जा रहा है। तीसरा, इसी में अगर आप एक स्पेसिफिक पिछले 2-3 दिन से देखें तो राहुल गांधी एक आंकड़ा दे रहे हैं, पर्टिकुलर 180 का आंकड़ा। अब 180 राहुल गांधी ने जब पर्टिकुलर आंकड़ा या कुछ इस तरह की देते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, उनकी अक्सर बातें सच निकलती है। वो कह सकते थे कि बीजेपी 200 से नीचे रहेगी, कह सकते थे 100 भी नहीं जीत पाएगी। एक पर्टिकुलर जो 180 का आंकड़ा लाए हैं, तो इसका मतलब उनके पास भी किसी तरह का कोई सर्वे या कुछ रिपोर्ट तो है ना, उसमें राइडर जरूर लगा रहे हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो। तीसरी बात यह है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, मैंने भी इतने जितने चुनाव मैंने कवर किए, मैंने किसी पार्टी का इतना बढ़िया मैनिफेस्टो नहीं देखा। कांग्रेस शायद खुद भी जानती है कि ये मैनिफेस्टो इतना बढ़िया, इसीलिए उसको गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुंचाने का पूरा जोर लगा रही है। जो 11 करोड़ गारंटी कार्ड छापे, बहुत प्रैक्टिकल मैनिफेस्टो है। सारी योजनाएं आराम से लागू हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ने वाला, बल्कि जितने मोदी जी ने कर्ज माफ किए उससे भी कम फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। और जितनी कांग्रेस ने योजना इसमें बताई है, जो भी वादे किए, जो गारंटियां दी है, उसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। भाई साहब, कांग्रेस कहती है कि हम जो है पहली नौकरी पक्की। अगर बीजेपी ये कहे कि हम भी पहली नौकरी पक्की देंगे या हम ज्यादा देंगे, तो कोई विश्वास करेगा? सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि फिर 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? वो तो आपने अब तक पूरा नहीं किया। जातिगत जनगणना पे वो नहीं बोल सकती, किसानों को एमएसपी पे बीजेपी नहीं बोल सकती। आपने जो भी जो 2 उदाहरण दिए, देखिए इससे जुड़ी उसी पे आरंभ। तीसरा ये है कि चौथा, युवाओं के लिए इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कोई पार्टी चीजें ऑफर कर सकती है। क्या नहीं है? आपको पहली नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, आपके एजुकेशन लोन को राहत आपने दी है, आपको स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, आपको 30 लाख नौकरियों की कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भरी जाएगी, पहले ही भरी जाएगी, अग्निवीर को खत्म करने की बात की जा रही है। तो युवाओं को इससे बेहतरीन मौका और क्या मिलेगा? जो आपने एक रैकेट की बात की, वो जो एडमिशन और फॉर्म के जो चार्जेस जो सब होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रैकेट है। वो भी लॉटरी की तरह सिस्टम है कि लॉटरी के टिकट के पैसे तो सबको लिए जाएंगे, लगती एक ही की थी, इसमें तो कमाई होती है। और बाद में पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल। ये भी एक
छोटे गांव देहात के लड़कों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि कम से कम 500-500 रुपए जो फीस देनी पड़ती थी, किसी में 1000 लगती थी, वो नहीं होगी अब। तो ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि अगर इस देश का युवा अगर कुछ भी समझदार है, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बच रहा है, जो भी, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कोई ऑफर कर नहीं सकता आपको। ये एक गोल्डन चांस है अगर आप करें। तो ये सारी चीजें मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे, वो इसीलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। आपने 10 साल भ्रष्टाचार के नाम पर कहा कि हम तो भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ जुट गए हैं। अभी किसी बीजेपी के नेता से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अब हम ये बात कहने से बचते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना तो लोग कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी तो आपके आसपास ही खड़े हैं। आपने अपना सबसे बड़ा मुद्दा खुद खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको सोनिया गांधी ने आज की रैली में एक बहुत अच्छी बात बोली सर, कि जब आदमी अपने आप को देश से ऊपर समझने लग जाए ना, तो वो चीज खतरनाक हो जाती है। यहाँ पर देश से ऊपर समझा जा रहा है, देश से ऊपर समझा जा रहा है, उस एक रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए आप सारे हथकंडे अपना रहे हैं, और उस चक्कर में दांव पर कौन लग रहा है? उस चक्कर में दांव पर लग रही है बीजेपी। खुदा ना खास्ता मोदी जी हार गए इस बार, या नहीं हारे तो, लेकिन मोदी जी के बाद बीजेपी को बुरी तरह से निस्तो नाबूद करके जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का मोराल बिल्कुल खत्म है, कोई कांग्रेस के आए हुए नेताओं के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। अंदर ही अंदर चिंगारियां सुलग रही है कि मैं तो जिस स्टेट में बैठा हूं, 6 विधायक बगावत करके बीजेपी में चले जाते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं राज्यसभा में, और उन्हें बीजेपी 6 के 6 को टिकट दे देती है। वहां जाके कार्यकर्ताओं से पूछिए वो कहते हैं हम कैसे इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब ये हमको गालियां दे रहे थे, हमको गालियां दे के जीते, और अब हम इनके पीछे चल पड़े। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये हालत हो गई है बीजेपी की। लेकिन ये है कि डर है तो इसलिए बोल नहीं पाते कोई। जब बीजेपी के अंदर के लोग नहीं बोल पाते तो आम लोग तो हमारे जैसे कहां बोलेंगे। सिर्फ फर्क इतना है, बाकी पल्ले कुछ नहीं है सर जी। आपसे एक चीज जल्दी से मैं इसलिए पूछ लूं, मुझे एक और चीज ये लगी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इलेक्शन और वोट ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी की क्या हालत हो गई है कि मोदी जी केवल वोट देखते हैं, उनको वोट के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस ने कुछ ऐसी स्टेट का नाम लिया है जहां से वोट और सीट की दृष्टि से वो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी नाम लिया गया। जम्मू कश्मीर का नाम लिया गया, जम्मू कश्मीर में कहा गया कि हम जैसे ही आएंगे इसकी स्टेटहुड वापस करेंगे। लद्दाख के लिए कहा है कि उनके शेड्यूल 6 में उनको डालेंगे। मणिपुर के लिए बहुत स्पेसिफिक बोला है कि मणिपुर में जिन लोगों के ने अपनी जान गंवाई है और जो लोग उससे प्रभावित है उनको हम कॉम्पनसेट करेंगे। और नागालैंड के लिए जैसे वो आप बोला है कि हम इनका फाइनल सेटलमेंट अब करके जो नागा की समस्या उसको एक बार खत्म करने की कोशिश। ये 4 राज्यों को नहीं भी बोलते तो कुल मिला के इसमें 2 1 3 1 4 और 10 सीटें 5 9 सीटें हैं। तो लेकिन बीजेपी नहीं बोलती, बीजेपी को लगता है कि इन सब सीटों से क्या। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस संवेदनशीलता को दिखाता है। दूसरा मैं एक चीज जल्दी से पूछ लो, कई लोग कह रहे हैं कि ये सब हो गया है तो इलेक्शन बॉन्ड से ध्यान हट गया है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन बॉन्ड से ध्यान हट गया है? इलेक्शन बॉन्ड तो हर जगह बात की जा रही है। प्रदीप भाई। आनंद भाई, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अगर इलेक्शन बॉन्ड से ध्यान हट जाए। अगर चुनाव में इलेक्शन बॉन्ड मुद्दा ना बने तो इसका मतलब विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर इस मुद्दे को जाने दें। आपने कल देखा था राहुल गांधी ने एक बड़ी सही बात बोली है। दरअसल असल में जो डर है सरकार को, उसने कह दिया कि अपने आप में एक चार्जशीट हाथ में विपक्ष के हाथ में आ गई, पूरी चार्जशीट है, सरकार अगर बदली तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन बॉन्ड का मुद्दा तो नहीं जाता। और संवेदनशीलता वाली बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि दरअसल वाकई में कांग्रेस ने एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हर एक को साथ लेने की कोशिश की है। इसको मेरे हिसाब से जो एक वर्ड यूज होता है विजन डॉक्यूमेंट, वो विजन डॉक्यूमेंट की तरह का एक ये न्याय पत्र जो है वो जारी किया। और दूसरी बात, बीजेपी तो वो आपने शुरू में जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि तो मुकर जाते हैं कि हम तो संकल्प लेते हैं जी, हम मैनिफेस्टो थोड़ी छापता, हमने कहीं लिखा थोड़ी ना। तो हमारी भी गलती है कि हम कहते हैं कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दी। 2 करोड़ नौकरी देगी बीजेपी, लेकिन वो 2047 तक, विजन तो 2047 तक है ना सर। हम तो अभी 2024 में कैसे पूछ रहे हैं उनसे, 2047 तक तो 2 करोड़ नौकरी हो ही जाएगी। तो ये है कि बड़ा अच्छा एक निकाला है कि हम जो है हम संकल्प लेते हैं, हम घोषणा पत्र नहीं निकालते, यानी कि मतलब जो एक बाईपास रास्ता होता है ना वो आप पकड़ लेते हैं। लेकिन रही बात आपके जो उसकी न्याय पत्र की बात की, वो बात बिल्कुल सही है। देखिए, जम्मू
कश्मीर में उनको मालूम है कांग्रेस को कि उनकी लड़ाई जम्मू में है, तो जम्मू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर स्टेटहुड हो का डालते भी या नहीं भी डालते, क्योंकि वहां कुछ और सेंटीमेंट है, कश्मीर में कुछ और सेंटीमेंट है। आप तो अभी लेटेस्ट जाके भी आए हैं, आपने देखा होगा कुछ और सेंटीमेंट है। लद्दाख एक सीट आपने जैसे कहा, नॉर्थ ईस्ट एक सीट की बात है। लेकिन बात यह है कि इस न्याय पत्र के जरिए मेरे को आनंद जी कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है ना अपने आप को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने हर छोटी छोटी स्टेट को इसमें इंक्लूड किया है कि संगठन के तौर पे भी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करी कि एक सिर्फ ये फोकस 2024 का चुनाव नहीं है, संगठन को भी कैसे खड़ा करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर है कि अगर जो दावा कर रही है बीजेपी, अगर कहीं वो सच हुआ, 370 प्लस हो गई, तो फिर सबसे बड़े निशाने पे तो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसलिए जो चिदम्बरम की कमेटी थी उन्होंने बहुत सोच समझ के दो चीजों को एक साथ लेके इसको विजन डॉक्यूमेंट जो बनाया है, न्याय पत्र जिसको नाम दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि संवेदनशीलता भी आपको इसमें मिली, प्रोग्रेसिव सोच इसमें आपको मिली, आज की जरूरत का हिसाब से इसमें चीजें मिली, और सबसे बड़ी बात है कि जिस डेमोक्रेटिक देश में सबसे पहले ये होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ, वो है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी लोगों को देने की कोशिश वादा है, सोशल सिक्योरिटी चाहे हेल्थ है चाहे एजुकेशन है, हमने सब कुछ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, हर चीज में आपको सोशल सिक्योरिटी का वादा है। तो ये होना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर कांग्रेस ने डाला तो सही। अब ये सारी चीजें दूरगामी सोच का भी है और संगठन के नजरिए से भी, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। जी।